नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि देश के गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की एक दिन की जो मध्य प्रदेश यात्रा थी, उसमें उन्होंने जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ग्वालियर में तारीफ की और उसी सभा में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजा साहब कहा। आखिर इसके मायने क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या अब मोहन यादव और मजबूत करके गए हैं, अब मध्य प्रदेश में जो कुछ होगा मोहन यादव चाहेंगे वही होगा, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें या निगम मंडलों की बात करें या और जो कुछ प्रशासनिक जमावट की बात करें या राजनीतिक जमावट की, तो क्या उन्हीं के अनुसार होगा। आज इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। हम देवदत्त दुबे जी से समझते हैं कि आखिर अमित शाह जी, आपको देखा होगा ग्वालियर में उन्होंने दो चीज़ें कही। एक तो उनने कहा कि अमित शाह जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अधिक ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजा साहब से संबोधित किया। आप सुनिए ऑडियो जो उन्होंने बात कही है। दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रहेगा, बीमारू राज्य बनकर रहेगा। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। यहां शानदार हाईवे बन चुके हैं, मां नर्मदा का पानी पूरे क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम किया है। सिंचाई के रकबे में 17% वृद्धि हुई है और पंजाब और हरियाणा को छोड़कर लगातार पीछे छोड़कर लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड अपने मध्य प्रदेश ने जीता है। आपने सुना क्या कहा, आखिर इसके मायने क्या, मैं आपसे विस्तार से समझना चाहता हूं इस मामले में। जी बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है, कह सकते हैं अपन, क्योंकि भाजपा में अब तक जो सबसे बड़े रणनीतिकार हैं वो अमित शाह ही माने जाते हैं। उनकी जमावट हम लोग पिछले 2014 के बाद से लगातार देख रहे हैं। यूपी में किस तरह से उन्होंने सरकारें बनवाई हैं, अन्य राज्यों में भी, और जिस तरह से वो जमावट करते हैं, उनके कहने का अर्थ लगाया जाता है, उनके निर्णय लेने का अर्थ लगाया जाता है, उनके देखने और चलने तक का अर्थ लगाया जाता है। इस तरह से वो भारतीय राजनीति में एक तरह से चाणक्य की भूमिका में छाए हुए। तो उन्होंने जो ग्वालियर में कहा, आप तो सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है क्या नहीं। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार चुनाव हो गए तो शायद कुछ परिवर्तन होगा क्या मध्य प्रदेश में, या फ्री हैंड है उनको कि नहीं है। कुछ जो लोग बातें उनके कर रहे थे, उनका सूचना तंत्र बड़ा मजबूत है गृह मंत्री जी का, तो उनके तक ये सब बातें पहुँची होंगी। तो मुझे लगता है कि एक तरह से वो मोहर लगा के गए हैं ग्वालियर में कि अभी अमित शाह जी ने जो संकेत दिए हैं कि मोहन यादव बहुत ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा शिवराज सिंह की भी तारीफ की कि उन्होंने बीमारू राज्य से बाहर निकाला और उससे भी अधिक ऊर्जा से मोहन यादव काम कर रहे हैं। उन्होंने उनकी जो इन्वेस्टर समिट है जो लोकल लेवल पे हो उसकी भी तारीफ की और उन्होंने कहा हम देश के अन्य राज्यों में भी मॉडल करेंगे कि इस तरह के इन्वेस्टर मीट हो। एक और बात मृगेंद्र जी ये है कि देश में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने की घोषणा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कर रखी है और अमित शाह लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। राज्यों के दौरे, डीजीपी, मुख्यमंत्री सबसे बैठक ले रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जो 11-12 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सलवाद से मुक्त मध्य प्रदेश की घोषणा कर दी, तो एक भी उनका एक जो लक्ष्य था, एक समय फोकस उसी पे उनका, तो वो भी उनको ध्यान में रहा होगा कि मध्य प्रदेश ने बड़ी जल्दी पहला राज्य है जिसने ये घोषणा की कि नक्सलवाद मुक्त हो गया। और दूसरा, जब उनको बनाया गया था तब मुझे लगता है कि 3 बातें बड़ी साफ थीं। उस समय तो लोगों को समझ में नहीं आया, धीरे धीरे समझ में आ रहा कि बिहार विधानसभा का उपचुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होना है, आम चुनाव, और 2028 में सिंहस्थ होना जो उज्जैन के ही हैं डॉक्टर मोहन यादव। तो इन परिस्थितियों में मुझे लगता है उन्होंने सोच समझ के उस समय निर्णय लिया होगा और अभी उसी निर्णय को मजबूती दे रहा है और एक संदेश दे रहा है अन्य नेताओं को, अभी मोहन यादव मजबूत हैं और वो यहाँ रहेंगे।
तो मतलब उनको जो कहा अमित शाह जी ने कि मतलब शिवराज सिंह चौहान से भी अधिक ऊर्जा से काम कर रहे हैं, क्या जब 31 मार्च डेट दी थी कि पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा, तो मतलब उन्होंने तो जो समय से 3-3.5 महीने पहले कर दी, तो क्या इस संबंध में उन्होंने कहा कि नहीं वो अधिक ऊर्जा से काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान से? देखिए, उन लोग समग्र निर्णय को लेते हैं, उसमें मैंने कहा ये एक फैक्टर ये भी हुआ, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि अन्य उपलब्धियाँ तो मिले ना मिले कोई लोगों को नुकसान नहीं है, तो जान हथेली पे रखा और जान लेना और देना, इसका नक्सलवाद का नासूर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से ज़्यादा कौन समझ सकता है। लिखीराम कामरे की हत्या मध्य प्रदेश में हुई और छत्तीसगढ़ में तो आप जानते हैं विद्याचरण अशोक, नंद कुमार पटेल, दर्जनों नेताओं की हत्या हुई और निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। तो ये जो टारगेट है ये कैसा है कि ये उपलब्धि के रूप में जब लोगों के बीच जाएगा तो कितने जिलों में राहत की सांस लेंगे लोग, वहाँ निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, क्योंकि ये फैलता जा रहा था, 22 राज्यों में फैल गया था नक्सलवाद। और यहाँ तक कि 2006 में जो अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि आंतरिक सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा है देश में, उन्होंने नक्सलवाद पे जब वो बात कर रहे थे। तो एक ऐसी समस्या है जिसको बहुत गंभीरता से लेना थी और मध्य प्रदेश में वो हुआ। अच्छी टीम गठित की गई, जैसे मकवाना जी डीजीपी बनाए गए, फिर उन्होंने एसटीएफ का जो डीजी थे पंकज श्रीवास्तव को इसको नक्सलवाद विरोधी अभियान का प्रभारी बनाया गया। मतलब उन्होंने चुनिंदा टीम सब राज्यों में बिठा ली और एक टारगेटेड, केंद्र और राज्य ने किसी भी मुहिम में पहली बार इतना मिल के और मिशन के तहत काम किया और उसमें लगातार मुख्यमंत्री और डीजीपी जो प्रयास करते रहे, उसी का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त करने के दिशा में सबसे पहला राज्य है 2024 के बाद, जब से ये घोषणा हुई है। मुझे लगता है नक्सल मुक्त हो गया मध्य प्रदेश तो विकास की भी अब रफ्तार तेज होगी, विशेषकर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी ऐसे ज़िले थे जहाँ की कोई ठेकेदार जाने की हिम्मत नहीं करते थे, बहुत सारे विकास काम रुकते, तो मुझे लगता है इससे विकास काम में तेज़ी आएगी। और दूसरी बात ये अपन चर्चा कर रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में उन्होंने कहा कि राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ पर मंच पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी भी मौजूद थे, तो क्या आपको लगता है कि आखिर राजा साहब कहने का मतलब क्या था? देखिए, यदि देश में वो राज कर रहे हैं, अमित शाह, मोदी जो गुजरात में भी लगातार किया, तो उनकी ये जो सूचना तंत्र और परख क्या होती कि जनता क्या चाहती। जब वो ग्वालियर में थे तो मालूम है कि जनता यहाँ की क्या चाहती राजा साहब। और राजा साहब इसलिए भी कि सिंधिया को वो लाए थे जिस समय पार्टी में, उस समय बहुत सारी बातें हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, एक बार समय मुख्यमंत्री बनाने का भी नाम चल रहा था, लेकिन उनको इस तरह से तो महत्व दिया ही जा सकता है। कम से कम ग्वालियर चंबल इलाका उनको हमेशा भाजपा को सताता रहता है कि कभी ये खिसक ना जाए, क्योंकि वहाँ जातिवाद के नाम पे आपने देखा 2018 में बीजेपी की यदि सरकार गई तो ग्वालियर चंबल से ज़्यादा नुकसान हुआ था, जबकि नरेंद्र तोमर भी आ गए थे, मध्य प्रदेश देख रहे थे और सिंधिया भी। तो ये मैं समझता हूँ कि वो उनका जो सूचना तंत्र वो बहुत मजबूत है, वो एक एक चीज़ जो नाप तोल कर बोलते हैं कि उनका इशारे समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से आज आपने इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो आप उसको समझ पाए, क्योंकि आप इतने अनुभवी हैं कि ये बात कोई ऐसी सामान्य बात नहीं है कि कोई नेता आया और भाषण दे के चला गया। उसके जो निहितार्थ हैं वो वही लोग समझेंगे जो राजनीतिक समीक्षा लगातार करते रहते हैं। तो अमित शाह के इशारे समझना ही भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, सिंधिया जी उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे, अब भाजपा में आ गए हैं, तो मुझे लगता है उससे आपके ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। अब आप उसके बाद ग्वालियर में उन्होंने अलग अलग भी चर्चाएं की थी। शाम को आ गए थे, मतलब परसों ही आ गए थे शाम को, तो उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और अन्य नेताओं से अलग अलग चर्चा की, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई। क्या आपको लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या निगम मंडलों में नियुक्तियां होंगी? और आप दूसरी चीज़ आप इस पर भी हम जानना चाहते हैं, कुछ मंत्री लगातार विवादास्पद बयान दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो सरकार में नहीं विपक्ष में हैं, तो क्या ऐसे पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या सोचते हैं आप एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते? देखिए, जिस तरह से हम उनके पिछले निर्णय को लेकर अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि उन लोग तो लेते हैं हमेशा चौंकाने वाले निर्णय कोई भी उसमें। मुझे लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं मध्य प्रदेश में, गुजरात की तर्ज पर हो सकता है कि मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार हो, क्योंकि सबको इस्तीफा लेके फिर नए सिरे से वो गठन करें, किसको लेना किसको बाहर करना, क्योंकि वो कब तक इनके सफाई देते रहेंगे कि ये मंत्री बयान दें फिर पार्टी उस पर सफाई दे। कितने मंत्रियों को समझाना बुझाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? मंत्री को जब पहले ही प्रशिक्षण हुआ था पचमढ़ी, तब
सबको प्रशिक्षित कर दिया गया था कि भाई आप जनता की, भाजपा के आप वो हैं एक प्रतीक, आप जो कहेंगे बोलेंगे वो जनता भाजपा का मानेगी। तो ऐसा क्यों, वो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि वो इतना सहन करें। तो मुझे लगता है कि बहुत व्यापक रूप से परिवर्तन करने की योजना होगी। और इस तरह जिस तरह से तारीफ की है तो उसमें लगता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी बहुत कुछ फ्री हैंड मिलेगा निगम मंडलों की नियुक्तियों में। और ये 14 जनवरी के बाद जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा, एक खरमास का महीना ख़त्म होगा, तो मुझे लगता है निर्णयों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी, निगम मंडल नियुक्ति, मंत्रिमंडल विस्तार, और बड़ा चौंकाने वाला भी फैसला हो सकता है मध्य प्रदेश में। ये ग्वालियर के बाद अमित शाह जी रीवा गए थे, मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे। रीवा में उन्होंने बसावन मामा में गौ संवर्धन, प्राकृतिक खेती, बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के फायदे भी किसानों को बताए। तो आपको क्या लगता है कि क्या प्राकृतिक खेती के फायदे उन्होंने गिनाए? देश के सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि अतिरिक्त बजट भी दिया जाएगा। क्या आपको लगता है किसान इधर मुड़ेंगे? और आखिर उस वहाँ पर जो उनका कार्यक्रम था उसके क्या मायने रखते हैं? देखिए, हमेशा से जो भी कोई धंधा करता है वो फ़ायदे के सौदे के लिए करता है। कृषि अभी तक फ़ायदे का सौदा नहीं बन पाया। ना किसान का बेटा कहता है कि मैं कृषि करूंगा, बाकी अन्य जो व्यवसाय उनके बेटे कहते हैं कि मैं यही करूंगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, व्यापारी का व्यापारी। तो ये जो, और दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि खेती में जिस तरह से ऑर्गेनिक उपयोग हो रहे हैं, वो रासायनिक खाद उपयोग हो रहे हैं, तो उससे जो नुकसान हो रहे हैं शारीरिक, तो उससे जो बीमारियां बढ़ रही हैं, इन सब पे संघ की रिपोर्ट जो जाती है, संघ जिस तरह से काम कर रहा है स्वदेशी के ऊपर, तो एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है अंदर ही अंदर की हमें इस पैटर्न को पूरा पुरानी पद्धति पे ले जाना है। गोबर खाद, जैविक खाद, ऑर्गेनिक खाद, ये रासायनिक खाद बंद करना है। तो वहाँ जो रीवा में उनने प्रयोग देखे तो उससे स्वाभाविक है उनने पहले से उसके बारे में पता कर लिया होगा। और अब तेज़ी से जो सहकारिता के माध्यम से ही वो बड़ा व्यवस्थित नेटवर्क और टीम तैयार कर रहे हैं। पूरे देश में सहकारी समितियां बन रही हैं जो इस खेती के लिए, आपने देखा होगा कि अब सहकारी दुकानों में बहुत सारी चीज़ें ही मिलेंगी। तो खेती को एक तरह से व्यवस्थित और देसी स्वदेशी खाद, वो इस तरह से ऑर्गेनिक मल्टी ग्रेन आटे की आज कितनी चर्चा हो रही है। शुगर हमारे यहाँ क्यों बढ़ रही है, डायबिटीज़, क्योंकि हम वो अमेरिका गेहूँ है जो उसको खा रहे हैं। तो अपना मल्टीग्रेन आटा पहले था, पुराने अपने जो मोटे अनाज थे उसमें ना सिंचाई की बरसात में होने वाले हैं, चाहे वो ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, मक्का, ये सब बरसात में होते हैं, तो पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और सस्ते भी पड़ते हैं। तो ये धीरे धीरे अभियान है और इसको बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें संघ का भी इन्वॉल्वमेंट है। संघ भी चाहता है कि खेती स्वदेशी हो जिससे लोग स्वस्थ रहें। देखिए, वहाँ जैसे उन्होंने जो इस तरह कार्यक्रम में गए और तारीफ की प्राकृतिक खेती, और पूरा जो बसावन मामा में है, एक तरह से राजेंद्र शुक्ला का जो विजन है उसने चाहते थे कैसे हो, उसका उन्होंने काफ़ी काम किया, लंबे समय से करा रहे थे। वहाँ उन्होंने राजेंद्र शुक्ला की पीठ थपथपाई। आखिर वो क्या कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान टीम है, चाहे सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, सब एक साथ मिलकर प्रदेश के विकास के काम करें, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थे, राजेंद्र शुक्ला थे। तो जैसे वहाँ वो तारीफ की, वहाँ मतलब एक तरह से उन्होंने जो जिस तरह से तारीफ की इनकी बसावन मामा में जो गौ संवर्धन पर काम हो रहा था, एक तरह से उन्होंने राजेंद्र शुक्ला की पीठ थपथपाकर क्या बताने का प्रयास किया कि सब लोग एक होकर काम करो। आखिर क्या बताया वहाँ अमित शाह? देखिए, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व जो होता है वो यही होता है कि जो उन्हें निर्णय लेकर जहाँ भेजा है उसको मजबूती देने का काम रहता है। और जब राष्ट्रीय नेतृत्व नेता तारीफ करता है तो स्वाभाविक नीचे के लोग सब संदेश को समझ जाते हैं पार्टी में। फिर जिस तरह से मनमुटाव या गुटबाजी, ये कोई चीज़ को, इसको कोई स्थान रहता नहीं है। तो वो अलग अलग, जैसे ग्वालियर में वो वहाँ सिंधिया की तारीफ कराए मुख्यमंत्री, यहाँ पर उन्होंने राजेंद्र शुक्ला की तारीफ की, बिंद का इलाका है। और आप इनके जो निर्णय हैं, कई बार मैंने देखा किसी राज्य में किसी मंत्री की तारीफ करके गए, आप सोचिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंत्री बनाया और फिर सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कोई नहीं समझ सकता था कि इनको यहाँ मंत्री, बिहार में मंत्री पद की शपथ दिलाई और कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। कि यदि उनको पहले से करना होता कुछ ऐसा तो क्यों मंत्री बनाते। तो उनकी अपनी योजनाएं रहती हैं, किसी को तारीफ करके वो दिल्ली भी ले जा सकते हैं, किसी की तारीफ करके यहाँ और मजबूती दे जा सकते हैं। तो उनकी रणनीति को समझना मुझे लगता है कि बड़ा एक तरह से वो टेढ़ी खीर जिसको कहते हैं ना, वही है। क्योंकि हम कितने निर्णय उनके देख चुके, चाहे वो राष्ट्रपति का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्रियों का मामला हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष का मामला, बहुत सारे निर्णय हैं उनके। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है किसी भी मीडिया ने या किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो उनको जो जमावट, लेकिन एक बात ज़रूर है कि
संघ के और भाजपा के फोकस में इस समय मध्य प्रदेश है, जहां वो नई जमावट और बेहतर जमावट चाहते हैं। इसलिए वो मुख्यमंत्री को भी मजबूती दे गए, सिंधिया की भी तारीफ कर गए और यहाँ राजेंद्र शुक्ला की भी, और बाकी जो उनको करना है। तो मुझे लगता है 14 जनवरी के बाद चौंकाने वाले परिणाम भी आए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब निश्चित रूप से इस यात्रा के बाद फोकस मध्य प्रदेश पर है, मध्य प्रदेश कैसे बेहतर राज्य बन सकता है, और अगले 3 साल बाद जब 28 में चुनाव होंगे तो और मध्य प्रदेश में बीजेपी कैसे मजबूत होगी, इसका पूरा प्रयास होगा कि जिस तरह आपके बिहार में सफाया हुआ है राजद का या कांग्रेस का, वैसी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से भी करेगी। इसीलिए अभी से मध्य प्रदेश पर उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया है पार्टी नेतृत्व ने। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।